गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का श्री माधव एजुकेशन ऑनलाइन इंस्टीट्यूट पर स्वागत है। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आज हम व्रत से संबंधित क्षेत्रफल ऐसा करेंगे। तो आइए देर किए बिना अपना डिस्कशन जारी करते हैं। तो देखिएगा, अगर व्रत की बात करें तो एक नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं के बिंदु पथ को क्या कहते हैं? व्रत। तो एक ही आपका नियत बिंदु है और इससे समान दूरी पर इस तरह से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ क्या कहलाता है? आपका व्रत कहलाता है। तो इस तरह से इन सब बिंदुओं को मिलाएं तो आपका क्या बन जाएगा? इन सब बिंदुओं से मिलाने पर आपका ये जो आकृति बनी ये क्या कहलाती है? आपकी व्रत कहलाती है। और ये जो है आपका ये नियत बिंदु जो है आपका ये नियत बिंदु आपका व्रत का केंद्र कहलाता है। ठीक है, व्रत का केंद्र, ये नियत बिंदु आपका व्रत का केंद्र कहलाता है। और इन सब बिंदुओं को मिलाने से जो रास्ता यानी कि जो पथ बनाइए ये व्रत की आपकी परिधि कहलाती है। ये व्रत की परिधि कहलाती है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, यदि व्रत की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाया जाए तो इस तरह से ये व्रत की एक कॉर्ड बन जाती है, इनके व्रत की एक जीवा। तो ये रेखा जो बनी व्रत की जीवा कहलाती है। ठीक है, यदि व्रत पर स्थित किसी बिंदु को व्रत के केंद्र से मिलाते हैं इस तरह से, ये बिंदु था एक, ये बिंदु ये है, हमने इसको व्रत के केंद्र से मिलाया तो ये जो है व्रत की त्रिज्या बन गई। यहाँ व्रत के केंद्र से व्रत के बिंदु तक यानी कि व्रत के केंद्र से परिधि पर स्थित किसी बिंदु तक की दूरी व्रत की त्रिज्या कहलाती है। देखिएगा, हमने यहाँ सीखा कि व्रत की जीवा, व्रत की त्रिज्या, व्रत की परिधि और व्रत के बारे में। देखिए, अब स्टूडेंट्स अगर बात करें तो व्रत के केंद्र से व्रत के केंद्र से होकर गुजरने वाली व्रत की जीवा हाँ व्रत का व्यास कहलाती है। ये जो है देखिएगा के पी और क्यू, ये जो है व्रत के केंद्र ओ से, देखिए यहाँ जो सी डी थी व्रत की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा व्रत की जीवा कहलाती है। देखिए व्रत की परिधि पर स्थित बिंदु पी और क्यू भी है, हमने इन दोनों को मिलाया तो ये एक रेखा बनी जो व्रत की जीवा कहलाएगी। लेकिन ये जीवा जो है व्रत के कहाँ से गुजर रही है? व्रत के केंद्र से गुजर रही है, इसलिए ये जीवा व्रत का व्यास कहलाती है। व्रत का व्यास, व्रत का व्यास कहलाती है। ठीक है, अब व्रत के व्यास में बात करें हम तो अब दूसरा एक चित्र बनाते हैं यहाँ, और इसमें समझिएगा ये आपका व्रत है, ये व्रत का केंद्र है। ठीक है, और यहाँ व्रत का केंद्र ओ, और व्रत के केंद्र से व्रत की एक जीवा गुजर रही है। ठीक है, ये व्रत को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, जितना जितना ये होगा आपका, जितना एरिया ये वाला होगा उतना ही एरिया क्या होगा? ये वाला होगा। मतलब व्रत का व्यास जो है, व्रत का व्यास व्रत की जीवा को व्रत का व्यास व्रत को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। व्रत का व्यास व्रत को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। अब बात करें यहाँ, एक ये चित्र बनाया हमने व्रत का, और ये आपका व्रत का केंद्र है। ठीक है, व्रत की परिधि पर स्थित ये दो बिंदु हैं जिनका नाम क्या है? ए और बी हैं। हमने इनको व्रत के केंद्र ओ से मिलाया तो देखिएगा एक जीवा, एक त्रिज्या बन गई व्रत की ओ ए, और इधर इसको मिलाया तो ये दूसरी त्रिज्या बन गई व्रत की ओ बी। तो यहाँ ओ ए और ओ बी दोनों कैसी होंगी? इक्वल होंगी, बराबर होंगी, क्योंकि ये एक ही व्रत की त्रिज्याएं हैं और एक ही व्रत की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, इसलिए ये दोनों बराबर होंगी। हम बात करें तो इस इन दो त्रिज्याओं ने व्रत को दो भागों में विभाजित कर दिया है। तो ये प्रत्येक भाग, ये है छोटा, ये छोटा भाग है, छोटा भाग। ठीक है, और ये आपका कौन सा है? बड़ा भाग है। तो ये जो बड़ा भाग है ये क्या कहलाता है? ये जो कहलाता है आपका, पहली बात तो ये, जब त्रिज्या व्रत को दो भागों में विभाजित करती हैं तो प्रत्येक भाग त्रिज्या खंड कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिज्या खंड। तो ये दो तरह के त्रिज्या खंड बने, ये बड़े वाले भाग को कहेंगे दीर्घ त्रिज्या खंड, दीर्घ, बड़े वाले भाग को कहेंगे दीर्घ त्रिज्या खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड, और इस छोटे वाले भाग को कहेंगे हम लघु त्रिज्या खंड, लघु त्रिज्या खंड, लघु त्रिज्या खंड। तो ये हमारे इस तरह से बन गए क्या? एक तो दीर्घ त्रिज्या खंड और दूसरा लघु त्रिज्या खंड। तो आपको याद रखना है कि व्रत की दो त्रिज्याएं व्रत को जब दो भागों में बांटती हैं तो दोनों भाग त्रिज्या खंड कहलाते हैं, और जो छोटा वाला भाग होता है उसको लघु त्रिज्या खंड कहते हैं, और बड़े वाले भाग को दीर्घ त्रिज्या खंड कहते हैं। इसी तरह से एक यहाँ हमने ये व्रत बनाया, और ये व्रत है आपका। ठीक है, और यहाँ ये व्रत का केंद्र है। अब ये व्रत की जीवा है। ठीक है, व्रत की जीवा, ए भी एक व्रत की जीवा है। अब व्रत की जीवा, ये ए भी क्या है? व्रत की जीवा है, और ये जीवा व्रत को दो भागों में बांट रही है। देखिए, ये वाला आपका बड़ा भाग है, बड़ा भाग, और ये वाला आपका कैसा है? छोटा भाग, छोटा भाग। तो याद रहे स्टूडेंट्स,
जीवा द्वारा जब वृत्त दो भागों में बांटा जाता है तो प्रत्येक भाग जो होता है वृत्तखंड कहलाता है। क्या कहलाता है? वृत्तखंड। तो ये आपका ये वाला जो हिस्सा है ये आपका छोटा है, इसलिए इसको कहेंगे लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। और ये वाला जो है आपका बड़ा भाग है, इसको कहेंगे हम दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। तो इस तरह से हमने क्या सीखा? हमने त्रिज्या खंड के बारे में सीखा, वृत्तखंड के बारे में सीखा, त्रिज्या के बारे में सीखा, व्यास क्या होता है ये जाना, जीवा क्या होती है ये भी जाना, और वृत्त की परिधि के बारे में जाना, वृत्त कैसे कहते हैं इस सब के बारे में हमने इसमें चर्चा की। तो देखिएगा अब वो इनसे संबंधित क्षेत्रफल के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो यदि हमें किसी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो स्टूडेंट्स यहाँ वृत्त के जो यहाँ वृत्त का जो केंद्र है, इस केंद्र पर जो संपूर्ण कोण बनता है, इस तरह से संपूर्ण कोण वो होता है 360 डिग्री का। कितने डिग्री का? ये जो संपूर्ण कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है। ये आपको याद रखना है कि वृत्त के केंद्र पर बना संपूर्ण कोण 360 डिग्री का होता है। अब यहाँ बात करें, हमने हमारा जो लघु त्रिज्या खंड है वो केवल उसमें इतना कोण बनना है, ठीक है। मानते हैं ये कोण कितना है? थीटा है। अब हमें चाहिए इस लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल चाहिए। तो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। और हमें क्या चाहिए? लघु त्रिज्या खंड का चाहिए। तो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, लघु त्रिज्या खंड में बना कोण थीटा ऊपर आ जाएगा, जितना जो टोटल कोण है संपूर्ण कोण वो कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा 360, और गुणे में वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ गुणा हो जाएगी पाई आर स्क्वायर से। तो आपको अगर किसी वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो उसमें दिया हुआ कोण ऊपर, संपूर्ण कोण नीचे, और वृत्त के क्षेत्रफल से उसमें गुणा करते हैं। तो एक फार्मूले की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं, केवल यहाँ से ये हटा दें तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। आप इसको जो है एक फार्मूले के रूप में याद कर सकते हैं। आपको अगर दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है तो आप दीर्घ त्रिज्या खंड का कोण लगा देंगे ऊपर, और बटे में पूरा 360 रहेगा हमेशा, और गुणा में यहाँ वृत्त की त्रिज्या आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ देखिएगा किसी भी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको दो चीज़ों की आवश्यकता होगी, एक तो त्रिज्या खंड में बना कोण और दूसरे वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। अब बात करें देखिएगा संगत चाप की लंबाई की। तो ये आपका क्या है? ये आपका वृत्त है और ये इसका केंद्र है। ये त्रिज्याएं हैं आपकी ए और बी, और आप ये जो है यहाँ से यहाँ तक का ये क्या कहलाएगा? आपका चाप कहलाएगा, जैसे कहते हैं। ये ए बी क्या कहलाएगा? चाप। इस तरह से हम चाप लिख सकते हैं, चाप ए बी, ए बी, ये भी आपका चाप कहलाएगा। तो ये जो चाप की हमसे लंबाई अगर पूछी जाए तो इस चाप की लंबाई कैसे निकालेंगे आप? तो देखिएगा स्टूडेंट्स, जो पूरी आपका जो वृत्त है इसकी जो पूरी परिधि होती है, ये पूरी परिधि ये होती है आपकी 2 पाई आर। कितनी होती है? 2 पाई आर। तो इस वृत्त की परिधि कितनी होगी? ये होगी आपकी 2 पाई आर होगी। अब हमें चाहिए केवल, हमें चाहिए यहाँ ए से लेकर बी तक की लंबाई। तो देखिएगा ये टोटल कोण कितना होता है? संपूर्ण कोण वृत्त के केंद्र पर बना होता है 360 डिग्री का। लेकिन हम इसमें देखेंगे इस चाप के संगत जो कोण बना है वो देखेंगे। मानते हैं ये चाप के संगत बना कोण थीटा है, तो हम इसका जो चाप की लंबाई चाहिए तो क्या हो जाएगा? लिखेंगे हम चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स, जो इस चाप के संगत जो कोण बनना है वो ऊपर रहेगा थीटा, और जो टोटल कोण है कितना 360 वो नीचे आ जाएगा आपका। और ये पूरी जो परिधि है वो कितनी है? 2 पाई आर। तो उसमें यहाँ हम 2 पाई आर का ही हिस्सा निकाल रहे हैं, तो यहाँ 2 पाई आर से गुणा हो जाएगी। तो हम इसको एक फार्मूले के रूप में याद रख सकते हैं कि किसी वृत्त के त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई अगर चाहिए तुम्हें तो आप निकाल सकते हो कि थीटा बटा 360 गुणा 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये आपका एक फार्मूला बना, ये आपका एक फार्मूला बना। ये दोनों फार्मूले कैसे बने ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमने यहाँ वृत्त से संबंधित त्रिज्या खंड और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला और त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई निकालने का फार्मूला यहाँ स्थापना की। अब इन फार्मूले से संबंधित सवाल भी हम कुछ करना सीखेंगे, ठीक है, जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।